जब भी आपके एग्जाम पास आ रहे होते हैं ना, तब दो कैटेगरीज के बच्चे देखने को मिलते हैं। एक कैटेगरी के बच्चे होते हैं जिनका सारा सिलेबस जो होता है वो कंप्लीट हो चुका होता है, बट उनको फिर भी थोड़ा डर लग रहा होता है कि यार जो मैंने पढ़ा है वो मुझे याद रहेगा नहीं रहेगा, क्या मैं एग्जाम तक ये सारी चीजें भूल जाऊंगा। तो रिविजन करना चाहते हैं कुछ ऐसे टॉपिक्स का जो एग्जाम में जिनके आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। और कुछ ऐसे कैटेगरी के बच्चे होते हैं जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा होता है, जिनको डर लग रहा होता है कि मैं एग्जाम में कैसे परफॉर्म करूंगा, मेरे नंबर कैसे आएंगे, कहीं मैं एवरेज स्कोर तो नहीं कर दूंगा। और उनको चाहिए होता है कुछ बचे हुए दिनों में कुछ ऐसे टॉपिक्स पढ़ के चले जाऊं जो जिनके एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी हो, और वो टॉपिक्स मैं पढ़ लूं और एग्जाम में अच्छा स्कोर कर दूं। और इन बचे हुए दिनों को मैं किस तरीके से यूटिलाइज करूं ताकि मैं एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से करूंगा। तो ये वीडियो उन दोनों कैटेगरी के बच्चों के लिए है जो ये सोच रहे हैं कि कुछ ऐसे टॉपिक्स मिल जाएं जिनको पढ़ के मैं एग्जाम में अच्छा स्कोर कर लूं, या आप उस स्ट्रेटेजी के लिए आए हो कि बचे हुए दिनों में आपके साइंस का जो सब्जेक्ट है उसको किस तरीके से हम पढ़ेंगे, किस तरीके से डील करेंगे ताकि हम 90-95 मार्क्स साइंस के एग्जाम में स्कोर कर सके। नमस्कार, मैं सौरभ भैया आपकी मदद करने के लिए वीडियो लेकर आया हूं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक सब्सक्रिप्शन से जो आपके लिए बिल्कुल फ्री है उससे मुझे मोटिवेशन मिलती है ऐसी हेल्पफुल वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए पहले बात करते हैं कि अगले बचे हुए कुछ दिनों में किस तरीके से आप अपने साइंस के सब्जेक्ट को कवर कर रहे होंगे। तो स्ट्रेटेजी बिल्कुल सिंपल है। देखिए, साइंस के लिए आपको मैं दो तरीके से आपको बताऊंगा। पहली एक पूरी कंप्लीट स्ट्रेटेजी, और दूसरे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अगर वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप पढ़ लेते हैं देन उसके बाद पीवाईक्यूज लगा लेते हैं तो वो भी मोर देन इनफ है। लेकिन अगर आप पूरा कंप्लीट स्ट्रेटेजी चाहते हैं तो आप यहां से शुरू कर सकते हैं, वरना आप स्किप करके डायरेक्टली उस पार्ट पे जा सकते हैं। तो बात करते हैं अगले बचे हुए कुछ दिनों की स्ट्रेटजी की। देखिए, साइंस के लिए स्ट्रेटजी काफी सिंपल है। आपको क्या करना है, सबसे पहले एक वन शॉट देखना है, 1 से 1.5 घंटे का कोई भी वन शॉट देख लीजिए। ठीक है, उस कंसेप्ट का वन शॉट देखने के बाद आप क्या कीजिए, 5 से 10 मिनट का ब्रेक ले लीजिए। देन उसके बाद एनसीईआरटी की पूरी तरीके से रीडिंग लगा लीजिए। एनसीईआरटी रीड लगाने में आपको 1 से 1.5 घंटा लगेगा। उस एनसीईआरटी रीड लगाने के बाद क्या करना है, आपको एक ब्लैंक पीस ऑफ पेपर में जो भी चीजें आपको याद है उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में उस सेम सीक्वेंस के फॉलो करते हुए आपको उस पेपर में लिख देना है। उसके बाद वापस एक बार बुक देखना है, जो जो चीजें आप मिस आउट कर चुके हैं उस चीजों को वहां पर प्रोवाइड कर दीजिए, और इस तरीके से आपका एक शॉर्ट नोट बन जाएगा। यहाँ पर एक और चीज आप कर सकते हैं कि आप चार्ट के फॉर्म में या शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में और अलग अलग निमोनिक्स यूज करके चीजों को लिख सकते हैं ताकि रिवीजन के टाइम पे आपको आसानी हो। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चंस देखने हैं एंड फिर उसके बाद आपको पीवाईक्यूज लगाने हैं। ये सारी चीजें करने में टोटल आपको 4 से 4.5 घंटे लगेंगे, और आप ये 2 स्लॉट्स में कर सकते हैं। पहले स्लॉट में आपने वीडियो और बुक पढ़ ली, और दूसरे स्लॉट्स में आपने नोट्स बना लिए एंड उसके बाद आपने सारे जो क्वेश्चंस है वो कर लिए। इस तरीके से आप पर्टिकुलर सारे चैप्टर जब साइंस के कर लोगे एंड एंड में जाकर आप पीवाईक्यूज कर लेंगे एंड सैंपल पेपर सॉल्व कर लेंगे, तो साइंस का जो आपका सब्जेक्ट है वो सॉर्टेड है। बट साइंस में एक चीज आपको नहीं करनी है कि आप मल्टीपल वीडियोस के पीछे मत भागिए, मल्टीपल बुक्स के पीछे मत भागिए। देखिए, वन शॉट मैंने बताया, कोई एक ही टीचर का वन शॉट आप देख लीजिए कि हाँ मैं बायोलॉजी के लिए इसका देखूंगा, केमिस्ट्री के लिए इसका देखूंगा, फिजिक्स के लिए इसका देखूंगा, और वो सारे वन शॉट देखिए। बुक एनसीईआरटी ही रीड कीजिए, पीवाईक्यूज आपको मिल जाएंगे, और सैंपल पेपर की भी एक ही बुक रखिए। मल्टीपल रिसोर्सेज के पीछे भागने से कुछ नहीं होगा, बिकॉज आपके पास लिमिटेड टाइम बचा हुआ है। अब हम डिस्कस करेंगे उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की जो एग्जामिनर के लिए भी फेवरेट होते हैं, जिनकी एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होता है। ऐसा नहीं होता कि ये क्वेश्चंस, ये टॉपिक से क्वेश्चन आ ही जाए, बट इनके आने की प्रोबेबिलिटी जो होती है वो बहुत ज्यादा होती है। देखिए, साइंस 3 पार्ट में बटा हुआ है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। फिजिक्स 25 मार्क्स की आती है, केमिस्ट्री 25 मार्क्स की आती है, बायोलॉजी आपके 30 मार्क्स की आ जाती है, और इस तरीके से आपका 80 मार्क्स का पेपर होता है और 20 मार्क्स का आपका इंटरनल असेसमेंट होता है। तो अब हम बात करेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो में कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, और उसके बाद आपको पीवाईक्यूज लगाने हैं उन पर्टिकुलर टॉपिक्स के। तो चलते हैं उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के। चलिए स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी से। जो बायोलॉजी का पोर्शन है उसका कितना वेटेज है, 30 मार्क्स का उसमें से आने वाला है बायोलॉजी से। तो बायोलॉजी में सबसे पहला चैप्टर कौन सा है, सबसे पहला चैप्टर है लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस में 4 पार्ट है, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। देखिए, न्यूट्रिशन में आपको क्या क्या पढ़ना है, फोटोसिंथेसिस पूरा पढ़ लीजिएगा, उसमें क्या स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, देन उसमें इक्वेशन क्या है फोटोसिंथेसिस में वो आपको पता होनी चाहिए। देन उसके बाद ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ये आपको पता होना चाहिए, वर्किंग कैसे होती है, एलिमेंट्री कैनाल, एसोसिएटेड ग्लैंड्स क्या है वो आपको पता होना चाहिए। देन उसके साथ उसका जो डायग्राम है वो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद जो डिफरेंट न्यूट्रिशन है उन सारे न्यूट्रिशन के एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए। इतना पोर्शन आपको न्यूट्रिशन में पता होना चाहिए। उसके बाद अब बात करेंगे रेस्पिरेशन
रेस्पिरेशन में। रेस्पिरेशन में आपको क्या पता होना चाहिए, एरोबिक एनारोबिक रेस्पिरेशन के बीच में डिफरेंस क्या है वो पता होना चाहिए। वो एक फ्लो चार्ट दिया गया है, वो आपको पता होना चाहिए एनसीईआरटी में, ठीक है। उसके बाद ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का वर्किंग कैसे होता है वो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आते हैं ट्रांसपोर्टेशन वाले पार्ट में। ट्रांसपोर्टेशन वाले पार्ट में इसको स्टार लगाना है, हीरे लगाने हैं, मोती लगाने हैं, जवाहरात लगाने हैं, जो लगाने लगा लो। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और मेरा टॉपिक का नाम क्या है, स्ट्रक्चर एंड वर्किंग ऑफ ह्यूमन हार्ट, ठीक है। ह्यूमन हार्ट के बारे में सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, उसका डायग्राम आपको पता होना चाहिए, वर्क कैसे हो रहा है वो पता होना चाहिए, डबल सर्कुलेशन के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। देन उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन में जाइलम और फ्लोएम के बारे में आप याद से पढ़ लीजिएगा, जो एसेंट ऑफ स्टेप है या ट्रांसलोकेशन है, इन चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए। उसके बाद हम आते हैं एक्सक्रीशन में। एक्सक्रीशन में आपका आ जाता है किडनी, किडनी के बाद नेफ्रॉन आता है, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, वर्किंग पता होनी चाहिए, यूरिन का फॉर्मेशन कैसे होता है, एंड देन सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन की कौन कौन से पार्टिकल जो है वो रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं, इसका नॉलेज आपको होना चाहिए। तो इतना पोर्शन आपको लाइफ प्रोसेस चैप्टर से कंप्लीट करना है। उसके बाद क्या आता है, चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में भी 4 पोर्शन है। ह्यूमन नर्वस सिस्टम है, ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम है, प्लांट्स का मूवमेंट है, एंड प्लांट्स हार्मोन है। तो ह्यूमन नर्वस सिस्टम में सबसे इंपॉर्टेंट क्या आ जाता है, ब्रेन आ जाता है। ब्रेन के आपको क्या पता होनी चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स पता होने चाहिए और उन पार्ट्स की वर्किंग पता होनी चाहिए। उसके बाद न्यूरॉन आता है, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर देख लीजिएगा, उसकी वर्किंग देख लीजिएगा। उसके बाद रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। देन उसके बाद ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम, यहां पर आप क्या कर सकते हो, जो भी ग्लैंड्स हैं वो ग्लैंड्स कौन से हार्मोन रिलीज करते हैं, उनका फंक्शन क्या है, एंड उनकी डेफिशिएंसी से क्या डिसीज कॉज होगी वो आपको पता होना चाहिए। उसके लिए आप कर सकते हो कि आपने क्या बना दिया, टेबल बना दिया या फ्लो चार्ट बना लिया और उससे आप याद कर रहे हो। उसके बाद प्लांट्स मूवमेंट आपको पता होना चाहिए, ट्रॉपिक मूवमेंट और नास्टिक मूवमेंट के बीच में क्या डिफरेंस है ये आपको पता होना चाहिए। देन उसके बाद शूट एंड रूट्स में कौन से टाइप के ट्रॉपिज्म होते हैं ये थोड़ा सा आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद डिफरेंट टाइप ऑफ जो ट्रॉपिज्म होते हैं वो पढ़ लीजिएगा। और जिस तरीके से हमने ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम को पढ़ा कि ह्यूमंस में कौन कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं, उस तरीके से हमें प्लांट हार्मोन को भी पढ़ना है और उसी हिसाब से हमें उसके लिए भी एक चार्ट बना लेना है। तो इतने में आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन खत्म हो जाएगा। फिर आपका बचेगा हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें रिप्रोडक्शन एंड वेरिएशन पार्ट है, मेथड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है और रिप्रोडक्टिव हेल्थ है। 4 मेन टॉपिक्स हैं। तो आपको रिप्रोडक्शन एंड वेरिएशन में क्या पढ़ना है, आपको एडवांटेज पढ़ने हैं वेरिएशन का कि रिप्रोडक्शन में उसके क्या एडवांटेज हैं। देन उसके बाद मेथड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आप क्या पढ़ोगे, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के डिफरेंट टाइप्स और उसके एग्जांपल, डिफरेंट डिफरेंट असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है उसके डिफरेंट एग्जांपल्स आपको पता होने चाहिए। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का क्या एडवांटेज है वो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले टॉपिक में, वहां पर आपको प्लांट्स में ये प्रोसेस पूरी तरीके से कैसे हो रहा है हर एक एक चीज इन डिटेल पता होनी चाहिए, वहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उसके बाद ह्यूमन बींग्स में डायग्राम और सेक्स ऑर्गन, जो आपके सारे सेक्स ऑर्गन्स हैं उनके डायग्राम्स आपको पता होने चाहिए, उनके फंक्शन पता होने चाहिए, दोनों ही मेल एंड फीमेल्स में। उसके बाद आते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ में, यहाँ पर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स जो हैं उनके बारे में आपको पता होने चाहिए, इनके एडवांटेजेस क्या हैं, इनके डिसएडवांटेजेस क्या हैं, इसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। उसके बाद आप आओगे हेरिडिटी वाले चैप्टर में, यहाँ पर एक्वायर्ड ट्रेट वर्सेस इनहेरिटेड ट्रेट डिफरेंट एंड एग्जांपल्स आपको पता होने चाहिए। मोनो हाइब्रिड एंड डाई हाइब्रिड क्रॉस, यहाँ से न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं और इसीलिए बच्चों को ये चैप्टर थोड़ा सा कम पसंद आता है, थोड़ा टफ लगता है बिकॉज न्यूमेरिकल्स है। तो इसका एक ही सॉल्यूशन है, जितने आप ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो, 10-20 क्वेश्चन जितने आपने प्रैक्टिस कर लिए उतनी आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बढ़ेगा। उसके बाद सेक्स डिटर्मिनेशन से आपका क्या पूछा जा सकता है, यहाँ से केस बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं। आपको पता है आपके सिलेबस में 50% कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, तो यहाँ से एक केस बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है सेक्स डिटर्मिनेशन वाले पार्ट से। तो यहाँ से 10-15 ऐसे क्वेश्चन अगर आप कर लोगे तो ये यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वहां आपके जो शॉर्ट 3 या 4 नंबर हैं वो पक्के हो जाएंगे। उसके बाद हम बात करेंगे आवर एनवायरनमेंट, ये जो पोर्शन है ये गोल्डन मार्क्स आपको देगा। यहाँ से जो 4 या 5 मार्क्स का जो भी पोर्शन क्वेश्चन आएगा वो क्वेश्चन आपको करना ही है। यहाँ पे इकोसिस्टम, उसके कंपोनेंट्स क्या है, टाइप्स क्या है, फंक्शनिंग क्या है, तो बायोटिक आप बता दीजिए। नेचुरल एंड आर्टिफिशियल इकोसिस्टम जो उसका टाइप हो जाएगा वो आपको पता होना चाहिए। देन 10% लॉ एंड बायोमैग्निफिकेशन, ये तो आपको पता ही होना चाहिए कि 10% लॉ क्या होता है, बायोमैग्निफिकेशन क्या होता है, ये इसकी भी प्रोबेबिलिटी है कि ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। उसके बाद फिर ये आपका ओजोन डिप्लीशन एंड वेस्ट मैनेजमेंट से आपका बायोडिग्रेडेबल क्या होता है और नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। तो इतना पोर्शन क्या हो गया आपका बायोलॉजी का हो गया। अब इसके बाद हम बात करेंगे केमिस्ट्री के पोर्शन की कि केमिस्ट्री में कितने सब्जेक्ट हैं और कौन कौन से टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं।
केमिस्ट्री में 4 चैप्टर्स हैं, पहले 5 हुआ करते थे, एक डिलीट हो चुका है, आपके सिलेबस में नहीं है, तो अब 4 ही चैप्टर है, जिसमें सबसे पहला जो चैप्टर है उसमें है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। देखिए सबसे पहला इसमें जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है और जो आपको पता होना चाहिए वो है केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कैसे करते हैं। ठीक है, तो बैलेंसिंग आपको आनी चाहिए। आप 10 से एक बार समझ लीजिए क्या मेथड है, उसके बाद 10 से 20 क्वेश्चन इसके कर लीजिए, यहाँ से आपके अगर क्वेश्चन आते हैं तो वो मार्क्स आपके पक्के हो जाएंगे। देन उसके बाद टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन आपको पता होनी चाहिए कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, उसके 3 टाइप्स हैं। देन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, फिर एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। और एनसीईआरटी में जितने भी केमिकल रिएक्शन लिखे हैं सबको आप लिख लीजिए। हम एक वीडियो भी अपलोड करने वाले हैं चैनल पे, 3-4 दिन में वो भी आ जाएगी। तो सारे केमिकल रिएक्शन आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि वहां से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, क्वेश्चन से ही कोई आपका एक असर्शन रीजन का क्वेश्चन बना दिया या कोई एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी बन सकता है रिएक्शन से ही। ठीक है, चलिए उसके बाद आपको रिएक्टिविटी सीरीज पता होनी चाहिए। देखिए रिएक्टिविटी सीरीज के लिए एक निमोनिक्स है, वो निमोनिक्स नेक्स्ट वीडियो में आ जाएगा। ठीक है, तो आपको रिएक्टिविटी सीरीज पता होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। तो रिएक्टिविटी सीरीज क्यों याद होनी चाहिए? क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं कि जो रिएक्टिव मेटल है वो लेस रिएक्टिव मेटल को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देता है, तो अगर आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद नहीं है तो आप वो क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे। इसलिए आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद होनी चाहिए। इस चैप्टर में भी डिस्प्लेसमेंट का क्वेश्चन है और चैप्टर 3 में जब आप जाओगे वहां पर भी इसका रोल आएगा। ठीक है, उसके बाद हम बढ़ेंगे चैप्टर 2 में, जो कि है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। वहां पर आपको इंडिकेटर्स के बारे में पता होना चाहिए, जो भी नेचुरल इंडिकेटर्स है या सिंथेटिक इंडिकेटर्स हैं वो किस तरीके से बिहेव करते हैं एसिड में, बेस में और न्यूट्रल सॉल्यूशन में, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, यानी कि जो हाइड्रोजन गैस केमिकल रिएक्शन के दौरान रिलीज होता है, CO2 गैस रिलीज होता है, उसका कंफर्मेशन टेस्ट क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन गैस का हम बर्न करेंगे तो पॉप साउंड से बर्न होगा, CO2 को जब हम लाइम वाटर से पास करेंगे तो लाइम वाटर को मिल्की कर देगा। ठीक है, ये चीजें आपको पता होना चाहिए। उसके बाद जितने आपके केमिकल प्रॉपर्टीज हैं एसिड एंड बेसिस के वो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, जो रिएक्शन एसिड में है, जो रिएक्शन बेस में है, उसके बाद एसिड और बेस का आपस में जो रिएक्शन है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन वो आपको पता होना चाहिए। देन आपको पीएच के बारे में पता होना चाहिए, पीएच स्केल के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल्स, कुछ इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स के बारे में बताया गया था, कॉस्टिक सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो ये चीजें उनके बारे में याद होनी चाहिए। केमिकल नेम क्या है, फॉर्मूला क्या है, प्रिपरेशन क्या होगी, यूजेस क्या होंगे। और इसी तरीके से अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो आप इसी पैटर्न में लिख सकते हैं, क्योंकि क्या होगा आप बहुत शॉर्ट फॉर्म में लिखोगे तो आपका टाइम भी बचेगा और नंबर भी इससे ज्यादा मिलेंगे, बिकॉज सारी इंफॉर्मेशन आपकी आंखों के सामने रहेंगे, जो भी एग्जामिनर रहेगा उसकी आंखों के सामने रहेंगे। तो आप ये तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर तीसरा जो चैप्टर है, चौथा नहीं, तीसरा जो चैप्टर है वो है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। यहाँ पर आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए मेटल्स और नॉन मेटल्स की, और कुछ एक्सेप्शंस होते हैं कि नॉन मेटल्स मेटल्स की भी प्रॉपर्टी शो करते हैं, जैसे ग्रेफाइट है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। देन डायमंड एंड आयोडीन की बात करोगे तो डायमंड और आयोडीन लस्टरस होते हैं, तो ये कुछ एक्सेप्शंस है। ऐसे सारे एक्सेप्शंस आपको पता होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए, उनके रिएक्शन कंडीशंस पता होने चाहिए कि ये मेटल कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता, हॉट वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता, बट स्टीम के साथ रिएक्ट करता है। स्टीम के साथ रिएक्ट करोगे तो आपका मेटल हाइड्रोक्साइड नहीं मिलेगा, मेटल ऑक्साइड मिलेगा। तो ये सारे एक्सेप्शंस आपको पता होने चाहिए। कुछ मेटल्स हैं जो HNO3 के साथ कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ रिएक्ट नहीं करते, बट कुछ कर जाते हैं, जैसे मैग्नीज एंड मैग्नीशियम। तो रिएक्शन आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इस चैप्टर में से। और मेटलर्जी का जो पूरा पोर्शन है वो पोर्शन आपको पता होना चाहिए कि अगर लो रिएक्टिविटी का मेटल है तो उसका एक्सट्रैक्शन कैसा होगा, हाई रिएक्टिविटी का मेटल है तो उसके एक्सट्रैक्शन के लिए क्या प्रोसेस है। ठीक है, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग क्या होता है, रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन में क्या डिफरेंस होता है। तो यहाँ से ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। उसके बाद जब हम चौथे चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे, चौथा चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में आइसोमरिज्म वाला पार्ट आपको पता होना चाहिए, कैटिनेशन एंड टेट्रावैलेंसी आपको पता होनी चाहिए कि क्यों कार्बन वर्सेटाइल नेचर शो करता है। उसके बाद एलोट्रोप्स, 3 एलोट्रोप्स है कार्बन की, वो आपको पता होना चाहिए। ग्राफाइट होता है, डायमंड होता है, बकमिनिस्टर फुलरीन होता है। डायमंड एंड ग्राफाइट के बीच में क्या डिफरेंस होता है वो आपको पता होना चाहिए। फिर आपको होमोलोगस सीरीज के बारे में पता होना चाहिए, इसके लिए जनरल फार्मूला आपको पता होना चाहिए, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, अल्कोहल, इन सबके जनरल फार्मूलाज आपको पता होने चाहिए। देन नोमेनक्लेचर यानी कि आईयूपैक वाला पोर्शन, यहाँ भी सेम आप 20 से 25 क्वेश्चन रूल एक बार समझ लीजिए और 20 से 25 क्वेश्चन इसके कर दीजिए, तो आपको ये भी यहाँ से भी जो क्वेश्चन आएंगे उसके जो मार्क्स होंगे वो शॉर्ट हो जाएंगे। देन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और यहाँ आपको पता होना चाहिए कि कौन से कंपाउंड किस कंडीशन में रिएक्शन
रिएक्शन उनका हो रहा है, कहाँ कैटेलिस्ट यूज हो रहा है, जैसे एडिशन रिएक्शन में कैटेलिस्ट यूज होता है, ठीक है, ऑक्सीडेशन में अल्कलीन KMnO4 यूज किया जाता है, तो अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। ये सारे आपको पता होने चाहिए क्योंकि यहाँ से कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते ही आते हैं। उसके बाद इथेनॉल और इथेनोइक एसिड, ये आपको पता होनी चाहिए, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज कुछ दी गई है और फिर कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज दी गई है, ये आप पढ़ लेंगे। एंड सोप्स एंड डिटर्जेंट में, सोप्स के बारे में आपको पता होना चाहिए कि दो पार्ट होता है, एक हाइड्रोफोबिक होता है और एक हाइड्रोफिलिक होता है, ठीक है। सोप का क्लींजिंग एक्शन पता होना चाहिए, मिसल फॉर्मेशन के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। तो इतना पोर्शन क्या था आपका केमिस्ट्री का पोर्शन था। अब हम बढ़ेंगे फिजिक्स के पोर्शन की तरफ। फिजिक्स में बच्चों को काफी डर लगा रहता है बिकॉज यहाँ से थ्योरी कम आती है एंड न्यूमेरिकल्स ज्यादा आते हैं। तो न्यूमेरिकल्स आपको अगर करने हैं तो आपको पता होना चाहिए कहां कहां से क्वेश्चन पूछे जाने हैं एंड उसी कॉन्सेप्ट को आप बहुत बार उसके क्वेश्चन कीजिए, रिवाइज कीजिए, तो आपको वहां से जो क्वेश्चन आएंगे वो क्वेश्चन इजीली आपसे हो जाएंगे। तो सबसे पहला चैप्टर है लाइट। लाइट में आपको रे डायग्राम पता होना चाहिए स्फेरिकल मिरर का और लेंसेज का, इसके लिए भी वन शॉट हम डाल देंगे चैनल पे। देन मिरर फॉर्मूला पता होना चाहिए दोनों मिरर्स के लिए एंड लेंसेज के लिए। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला पता होना चाहिए, लेंस फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन, इसके थोड़े बहुत न्यूमेरिकल्स कर लीजिए। देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला पार्ट आपको पता होना चाहिए और ये एक थ्योरी का पोर्शन है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। यहां पर भी एक फॉर्मूला है जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और उसके भी अगर न्यूमेरिकल्स हैं तो आप न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं। उसके बाद आता है आपका ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, जिसमें ह्यूमन आई में इतना पोर्शन है जहां आपको आई के इंपॉर्टेंट पार्ट्स और फंक्शन पता होने चाहिए, पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या होता है वो पता होना चाहिए, कौन कौन से डिफेक्ट्स होते हैं आई में, कैसे डिफेक्ट हो जाते हैं, कॉजेस पता होना चाहिए और उसे करेक्शन कैसे करेंगे। देन आपको कलरफुल वर्ल्ड में से डिस्पर्जन पता होना चाहिए, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण ट्विंकलिंग ऑफ स्टार होता है ये पता होना चाहिए। देन एडवांस सनसेट और वो वाला पोर्शन आपको पता रहना चाहिए कि एडवांस सनसेट डिले सनराइज हो रहा है, ये पोर्शन आपको पता होना चाहिए, रीजन, यहां से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनेगा। स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण स्काई का कलर ब्लू होता है, ये क्वेश्चन बन सकता है, तो ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आता है करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी में चार्ज एंड करंट के बारे में आपको पता होना चाहिए। ओम्स लॉ, V = IR, यहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। ग्राफ का नेचर आपको पता होना चाहिए, वहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। देन कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर, सीरीज एंड पैरेलल, यहां से तो क्वेश्चन गारंटी ही होते हैं कि आएंगे ही आएंगे, या यहां से आ जाएंगे या तो जो आपके पावर वाले न्यूमेरिकल्स हैं वहां से आपके न्यूमेरिकल्स बन जाएंगे। तो ये फॉर्मूलाज आपको यहां से याद रखने हैं, जो पावर के फॉर्मूले होंगे, जो सीरीज एंड पैरेलल के फॉर्मूलेज होंगे, जो आपके पावर और फिर ओम्स लॉ का फॉर्मूला होगा, चार्ज का फॉर्मूला होगा, तो ये सारे फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। चैनल पे हम इसकी भी एक वन शॉट लाने वाले हैं, तो चैनल पे बहुत सारा कंटेंट आने वाला है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा, बिकॉज इस एक महीने में खजाना आने वाला है जो आपको क्लास 10th में 95% लाने में हेल्प करेगा। फिर उसके बाद लास्ट चैप्टर जो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन के बारे में पता होना चाहिए, उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पता होना चाहिए, मैक्सवेल का राइट हैंड रूल क्या है, थंब रूल, मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल क्या है वो पता होना चाहिए। सोलेनॉइड तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्टार लगा लो, ठीक है, हीरे जवाहरात जो लगाने लगा लो, लेकिन सोलेनॉइड पढ़ के जाना एग्जाम में, यहाँ से क्वेश्चन आ ही सकता है, 95% चांसेस हैं कि सोलेनॉइड से क्वेश्चन आएगा। उसके बाद फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल आपको पता होना चाहिए, डोमेस्टिक सर्किट, शॉर्ट सर्किट, ओवरलोडिंग, अर्थिंग क्या होती है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अगर इतनी चीजें आप कर लोगे, जितना मैंने अभी आपको पूरा साइंस में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए, इन सारे टॉपिक्स को अगर आप कर लोगे, इनके PYQs कर लो, इनसे रिलेटेड NCERT के जो क्वेश्चंस हैं उनको देख लो, 95% नंबर आपके आसानी से आ जाएंगे, क्योंकि पेपर इन्हीं टॉपिक से आएगा। थोड़े बहुत क्वेश्चन जो होंगे थोड़े ट्विस्टेड होंगे, तो उसके लिए अगर आप सैंपल पेपर के क्वेश्चन कर लेंगे तो वो भी आपका आसानी से हो जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि चैनल पे मैंने बताया आपको कि अभी बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं, हेल्पफुल वीडियोस का खजाना आने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्त के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।